एवरीवन, फिर से स्वागत आप सबका आपके अपने चैनल ट्रिक्स एंड फंड ऑफ लॉ। और जैसा कि मैंने कहा था कि इंडियन एविडेंस एक्ट की सीरीज चली हुई खत्म करेंगे 15 से 20 दिन में, तो वैसा ही हम करें। आज है पार्ट थर्ड। आज का पार्ट हम डील करेंगे 21 टू 30 सेक्शन के बीच में। ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, इसकी मेरी गारंटी है। तो चलते बिना देर के आगे। देखो सीधी सी बात है, दो चीज़ें होती हैं, एक तो कन्फेशन और एक क्या होती है, एक होती है एडमिशन। ठीक है, क्या क्या होता है, एक होता है कन्फेशन और एक होता है एडमिशन। कन्फेशन एंड एडमिशन। एडमिशन तो हमने पढ़ लिया, सेक्शन नंबर 17 में था भाई। एडमिशन क्या है, 18, 19 और 20 भाई कौन किस तरीके से करेगा। ठीक है, फिर इसमें क्या हम आगे आते हैं, इतना हमारे पास सेक्शन 21। सेक्शन 21 क्या कहता है कि जो प्रूफ ऑफ एडमिशन है, प्रूफ ऑफ एडमिशन अगेंस्ट द पर्सन मेकिंग देम एंड बाय और ऑन देयर बिहाफ। बोल रहा है कि जिसने भी एडमिट किया है ना, उसके खिलाफ यूज हो सकता है, लेकिन उसके लिए यूज नहीं हो सकता। ये सेम वही कंडीशन होगी कि आपने कुआं तो खोद लिया, लेकिन आप उसका पानी नहीं पी सकते। ठीक है, आप उसको आपके खिलाफ यूज कर सकते हो, मतलब जो भी चीजें आप उसको क्या कर सकते हो, उसमें कूद सकते हो, लेकिन पानी यूज नहीं कर सकते। सेकंड थिंग, जैसे कि आपने व्हीकल बनाया, ठीक है, आप व्हीकल का इस्तेमाल खुद के लिए नहीं कर सकते, लेकिन खुद के विपरीत कोई काम होगा उसमें यूज कर सकते हो। तो यही चीज ये बता रहा है सेक्शन 21। लेकिन इस सेक्शन 21 की भी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, ये देखो ये रहा, कि अगर एडमिशन करने वाला व्यक्ति डेड है, इस दुनिया में नहीं है, वो चला गया, सब कुछ छोड़ छाड़ के मोह माया से बंधन से मुक्त हो गया, चला गया, तो क्या हो सकता है, उसके बिहाफ में यूज हो सकता है, मतलब उसके लिए यूज हो सकता है। सेकंड थिंग, और क्या कर रहा है कि जब उस वो क्या कर रहा है कि जो एडमिशन क्या कर रहा है, शो कर रहा है किस चीज़ को, कि भाई उस टाइम स्टेट क्या थी, माइंड की, बॉडी की स्टेट क्या थी। ठीक है, किसकी, माइंड की स्टेट क्या थी, बॉडी की स्टेट क्या थी, या फिर किसी रिलीवेंट इश्यू को बता रहा है, तब वो चीज़ तो क्या कर सकती है, उसके लिए इस्तेमाल हो सकती है कि जिसने वो एडमिशन दिया है, अन्यथा नहीं हो सकती। अब देखो सीधी सी बात है, हमें पता है कि ये जो स्टेट ऑफ माइंड है और बॉडी है, कहाँ से रिलेटेड होता है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा सेक्शन 14 किसका, इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 14 बताता है हमें कि भाई, सेक्शन 14 बताता है स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ बॉडी, और ये सारी चीज़ें हमें कौन बताएगा, और बॉडीली जो भी हमारी फीलिंग्स होंगी उसके बारे में हमें बताएगा सेक्शन 14। ठीक है, अब फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा 21 कंप्लीट हो गया। अब 21 में क्या है कि अगर डेड वाली बात आ जाए, देखिए सुनो, ये है डेड। ठीक है, इसको हम आगे पढ़ेंगे आगे वाले सेक्शंस में, लेकिन इसको अगर हम कहते नहीं उड़ के गया यहाँ पे, तो उड़ के कहाँ पहुंचा, ये उड़ के पहुंचा सेक्शन नंबर 32 पे। सेक्शन नंबर 32 में क्या है, चार चीजें दे रखी है, कब कब हम उसको मानेंगे कि हाँ भाई जो उसने एडमिशन दे रखा है वो उसके लिए मतलब रिलीवेंट हो जाएगा। या तो कोई पर्सन डेड हो, या वो नहीं मिल रहा हो, या फिर किसी में डिले हो रहा हो, तो डेड वाली स्टेटमेंट आ गई ना, तो इससे रिलेटेड होगी सेक्शन नंबर 32 से। ठीक है, अब बाकी इसकी इलिस्ट्रेशंस वगैरह देख लेना, इलिस्ट्रेशन में इतना कुछ भी नहीं है। और इसकी जो इंपॉर्टेंट इलिस्ट्रेशंस कहें तो बी और डी, ये देख लेना, बी और डी देख लेना। ठीक है, और तो कोई रिलेवेंट है नहीं इसमें, क्योंकि इलिस्ट्रेशंस करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। अब करते हैं सेक्शन नंबर 22। लेकिन अगर चाहिए इलिस्ट्रेशंस वगैरह तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, उसके बाद में अगले सेक्शन से हम क्या करेंगे, इलिस्ट्रेशंस ले लेंगे। अब क्या करता है सेक्शन 22, क्या कहता है, सेक्शन 22 कहता है कि वैन ओरल एडमिशन एज कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट रिलीवेंट। ठीक है, कि ओरल एडमिशन मतलब मौखिक साक्ष्य, जब भी हम अगर कोई करेंगे मौखिक तौर से, क्या हम किसी को एडमिट कर सकते हैं चीजों को, तो वो कब हो सकती है और कैसे होगी, ये बता रहा हमारा सेक्शन नंबर 22। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट्स कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, और एविडेंस कितने प्रकार के, डॉक्यूमेंट तीन प्रकार के, एविडेंस कितने होते हैं, दो प्रकार के, एक तो प्राइमरी होगा, एक सेकेंडरी होगा। तब जब हमारे पास में प्राइमरी एविडेंस ना हो, मतलब तब हम नहीं होता, अवेलेबल नहीं होता। जैसे मान लो कोई डॉक्यूमेंट है, कोई डॉक्यूमेंट आपको पता है कि साहब आपके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन वो किसके पास है, किसी ए बंदे के पास है और किसी के पास है, या फिर ऐसी कोई चीज़ है कि वो डॉक्यूमेंट नहीं आ सकता, तो उस केस में हम किस पर रिलाई करते हैं, कहते हैं कि भैया हम सेकेंडरी एविडेंस दे देंगे। ठीक है, दैट इज अ काइंड ऑफ सेकेंडरी एविडेंस। ठीक है, इसमें क्या है, ये कहता है कि
जब पार्टी शो कर दे कि वो एंटाइटल्ड है सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए अंडर रूल्स दैट हेरिन आफ्टर कंटेंट। अब ये जो चीज आई है ना, ये जो चीज आई है कि हेरिन आफ्टर कंटेंट, हेरिन आफ्टर कंटेंट का मतलब है जैसा कि आगे आने वाले आगामी सेक्शंस में है लिखा हुआ, ठीक है। मतलब जैसे कि 22 है तो 22 के बाद वाले प्रोविजंस में, मतलब 23 से लेके वो आगे वालों में हेरिन आफ्टर कंटेंट का मतलब ये होता है। अब क्या कहता है कि और अगर क्वेश्चन कब करना है, कब कर सकते हैं चीजें, जब तक कि क्वेश्चन ना आए हमारे पास ऑथेंटिसिटी का, ठीक है। जब तक हमारे पास क्या ना आए, जब तक हमारे पास क्वेश्चन ऑफ ऑथेंटिसिटी ना आए तब तक ऐसा नहीं कर सकते। अब ओरल एडमिशन कब अलाउ होगा, यह भी बताया था मैंने, ओरल एडमिशन व्हेन अलाउड, व्हेन अलाउ, ठीक है। कब कर सकते हैं कि सबसे पहले तो उसने क्या बताया कि वो एंटाइटल्ड है, ठीक है। सेकंड थिंग क्या हो रहा है, क्वेश्चन अराइज हो रहा है, क्वेश्चन अराइज हो रहा है, ठीक है। तब अब आगे बढ़ते हैं, हमारा 22वां तो हो गया कंप्लीट। अब आते हैं हम 22A पे, 22A, जस्ट अ सेकेंड, हाँ 22A जो है, इसके साथ में मैंने कुछ प्रोविजंस है ना उड़ उड़ के फेंके, वो कहते हैं ना फेंक के मारेगा आंसर, तो वही सिस्टम है। इसने भी क्या किया, इधर से बोल फेंकी उधर, उधर से उधर, एक वो क्या है जाल सा बन गया। वो पढ़ा ना आपने साइंस में, क्या पढ़ा है, पैराबोलिक एक्टिविटी। ये बोल यहाँ से गई, ए को मिली, फिर ए ने फिर दोबारा फेंकी, बी को मिली, फिर क्या बोली पैराबोलिक मोशन होया, या फिर यहाँ से यहाँ पे आई, फिर इसने फिर फेंक दी इसको, या फिर ऐसे बोल दो साइनोसोडियल वेव्स वगैरह, ठीक है। एक बार यहाँ पे आई, फिर यहाँ पे आई, फिर यहाँ पे आई, तो ये सारी चीज़ें क्या कनेक्ट है ना ये वाली, या फिर बोल दो इसको हार्मोनिक मोशन, ठीक है। कुछ भी कह सकते हो इसको, एसी बोल सकते हो, अल्टरनेटिंग करंट वगैरह। समझाने का मुद्दा क्या, समझाने का मुद्दा ये है कि ये सारी चीज़ें क्या कनेक्ट होती हुई चलेंगी ऐसे। जब मैं बात कर रहा हूँ सेक्शन नंबर 22A की, तो 22A क्या बताता हमें कि व्हेन ओरल एडमिशन एज टू द कंटेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इज रेलिवेंट, कि जब बात करें हम ओरल एडमिशन की कंटेंट्स के बारे में कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में क्या कंटेंट दे रखा है, वो कब रिलीवेंट होगा, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, ये समझने से पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ये इलेक्ट्रॉनिक से लेके रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो कहाँ कहाँ पे बैठी हुई हैं। मतलब हम बात करें ना कि भाई इसका ए का मकान है कि यहाँ पे भी है, बी का यहाँ पे है, मतलब ए का जो मकान है 3 जगह, तो किस किस जगह मकान है। अब देख लेते, वो कह रहा था ना मैं आपको, वेव्स से समझाता हूँ आपको, ठीक है। जैसे ये था, ये एक्टिविटी हुई, ये कहाँ पे आया, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के बारे में कहाँ कहाँ दे रखा है। तो सबसे पहले हम कहाँ पे आए, सबसे पहले भाई 22A में दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले कहाँ पे 22A में, 22A, ये क्या हो गया 22A, ठीक है। उसके बाद में फिर कनेक्ट हो गया, ये कहाँ पे कनेक्ट हुआ, फिर ये कनेक्ट हुआ हमारा 65B से, ठीक है। फिर गया, फिर यहाँ किससे कनेक्ट हुआ 65A, और ये फिर 65B से कनेक्ट हो गया। फिर ऊपर गया, फिर किससे कनेक्ट हुआ यहाँ पे, फिर यहाँ पे कनेक्ट हो गया 67 से, फिर आया, फिर ये किससे कनेक्ट हुआ 90A से, ठीक है। समझे कैसे कैसे कनेक्ट हो रहा है भाई, किस किस से कनेक्ट हुआ 65B से, 67A से, 65A से, और 90A से कनेक्टेड हो रही है ये चीज़ें। कनेक्टेड का मतलब है कि एक दूसरे की, मैंने पिछली बार भी बताया था कि कड़ी से कड़ी जुड़ेगी, हथकड़ी नहीं, कड़ी से कड़ी, जैसे हमारी वो सांकड़ होती है ना बांधने वाली, उस प्रकार से ये समझ लो चेन सिस्टम है ये, वो वाली नहीं मार्केटिंग वाली, बट इट इज़ अ चेन, ठीक है। अब इसमें देखो, अब इसकी चीज़ पे आते हैं, कहता क्या है, ये कहता है कि जो ओरल एडमिशन है कंटेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कब रिलीवेंट होगा, वो तब तक रिलीवेंट नहीं होगा जब तक क्वेश्चन ऑफ जेन्युइननेस अराइज ना हो, ठीक है, कि क्या ये चीज़ जेन्युइन है कि नहीं है, ठीक है। मतलब कि जेन्युइननेस के लिए क्वेश्चन अराइज ना हो तब तक नहीं होगा। अब इस सेक्शन का मैंने बताया कि तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, ठीक है। ये कहता है तेरा नाता मुझसे, तो किसका किससे नाता है, ये कहता भाई मेरा जो नाता है ना वो 90A से है, नाता 67A से है, 67
ए के बाद 65A और 65B से है, फिर उसके बाद में कहाँ जाता है 90A से। तो देखो सीधी सी बात है, हम बात करते हैं सबसे पहले 65A की। 65A क्या है? 65A ज़्यादा कुछ नहीं, 65A कहता है दैट इज़ अ डेफिनेशन प्रोविज़न। ये क्या है? ये कहता है कि भैया मैं तो डेफिनेशन प्रोविज़न हूँ, मैं केवल इतना बताऊँगा कि जो भी कंटेंट होगा ना इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का वो 65B से प्रूव होगा, कि बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं कहना चाहता। ये कहता है 65A। मतलब ये कहते हैं ना कि ये मंत्री महोदय हैं, अब मंत्री महोदय का पीए कौन है? ये है। तो पीए साहब बताएंगे कि जो मंत्री महोदय हैं और मंत्री महोदय ये करेंगे, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि अब जी जो 65A है, 65A इज एक्ट एज द प्रेजेंटर ऑफ 65B। 65B को प्रेजेंट कर रहा है ये 65A, ठीक है। हैंस कॉल्ड एज द पर्सन ऑफ जो प्रेजेंट कर रहा है पीए, ओके। फिर अब 65B क्या कहता है? 65B हमें कहता है कि सेड आई हैव प्रोविजन, बोल रहा है कि मेरे पास प्रोविजन है टू हाउ टू डील विद एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। 65B कहता है कि भैया मेरे पास वो प्रोविजन है कि कैसे ऑथेंटिसिटी जो है किसकी, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की, उसको करेंगे, ठीक है। अब क्या प्रोविजन है, कैसे है, ये तो हम जब ये सेक्शन आएगा तभी बता पाएंगे, ठीक है। अभी तो ये समझ लो मोटा मोटी तरीके से, मतलब कि लमसम तरीके से समझो, अप्रॉक्सीमेटली तरीके से, कि ये सब क्या है, आपस में रिलेटेड है। फिर एक चीज आती है सेक्शन नंबर 90A। सेक्शन नंबर 90 क्या कहता है कि डील इन प्रिजम्पशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ऑफ द 5 ईयर ओल्ड। ये कहता है 90A कि भैया देखो मैं तो आपको एक ही चीज बताऊंगा कि प्रिजम्पशंस क्या हैं इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के लिए। अब अगर प्रिजम्पशन की बात करें तो प्रिजम्पशन के लिए हमने क्या पढ़ा था, फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, सेक्शन नंबर 4 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। सेक्शन 4 कहता है कि भैया 3 प्रकार की मैं आपको प्रिजम्पशंस बताऊंगा, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम और कॉन्क्लूसिव प्रूफ। तो मे प्रिज्यूम के लिए मैंने क्या बताया था? मैंने मे प्रिज्यूम के लिए बताया था कि जब हम छोटे थे तो क्लास में जाते तो क्या बोलते थे, मे आई कम इन, क्या मैं आ सकता हूँ। मे मतलब क्या होती है, संभावना, क्या, ठीक है, ये हो गया। अब 90A क्या बता रहा है? 90A कहता है कि भैया कोर्ट मे प्रिज्यूम, कोर्ट क्या कर सकता है, कोर्ट मे प्रिज्यूम करेगा, हाँ जी ऐसा हो सकता है। कि ये एक अवधारणा है कि 5 ईयर से ज़्यादा भी कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है पुराना होगा उसको ऑथेंटिक माना जाएगा। और क्या इसमें चीज़ें आती हैं कि एक जब भी कोई हम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पेश करते हैं ना तो हमें सर्टिफिकेट देना पड़ता है 65B में भी, शायद मेरे हिसाब से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, ठीक है। फिर 67A क्या कहता है? 67A डील करता है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होते हैं तो उसकी ऑथेंटिसिटी कैसे प्रूव करेंगे, ये बताता है हमें 67A बताता है हमें, ठीक है। अब इसको एक क्लियर, यहाँ क्लियर, 67 हमारा क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा सेक्शन नंबर 23। सेक्शन नंबर 23 हमें क्या कहता है? सेक्शन नंबर 23 हमें कहता है कि जो भी सिविल केसेस होंगे, कौन से केसेस? सिविल केसेस। सिविल केसेस यानी हिंदी में मेरे हिसाब से होता है दीवानी वाद, ठीक है। वो वाला नहीं कि मैं दीवानी, वो वाला नहीं, ये है दीवानी वाद, दैट मीन्स टू सिविल केसेस। सिविल केसेस में कब एडमिशन जो दाखिल अर्जी है कब रिलेवेंट होगी, कब रिलेवेंट होगी, ये बताता है हमारा सेक्शन नंबर 23 कि कब जो दीवानी मामलों में एडमिशन है वो रिलेवेंट होगा, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि कोई भी एडमिशन, नो एडमिशन रिलीवेंट इन सिविल केसेस, ऐसा कोई भी जो एडमिशन है सिविल केसेस में रिलीवेंट नहीं होगा, चाहे वो एक्सप्रेस कंडीशन बता रहा हो। अब कंडीशंस 2 प्रकार की होती है, हमें पता होता है, एक तो एक्सप्रेस होती है, एक इम्प्लाइड होती है। एक्सप्रेस का मतलब क्या है कि बिल्कुल एक्सप्रेस या तो रिटन हो, ठीक है। इन सब चीज़ों में जो एक्सप्रेस है, हाँ ठीक है, एक्सप्रेशंस हैं उसके अंदर लिखे हुए, डॉक्यूमेंट में कुछ दे रखा होता है, एक्सप्रेस है वो। इम्प्लाइड का मतलब क्या होता है? इम्प्लाइड का जैसे ये समझ लो कि भाई आप जा रहे हो किसी रिक्शा में बैठ के और वो रिक्शा कहाँ से कहाँ तक चलता है, ए प्लेस से लेके बी प्लेस तक चलता है, तो ये इम्प्लाइड है ना कि आप ए से बी प्लेस के बीच में कहीं उतरोगे, ठीक है, दैट इज इम्प्लाइड, ठीक है। अब आगे बढ़े इसमें। अब ये कहता है कि सिविल मामलों में एक्सप्रेस कंडीशन पर ही क्यों ना बनाए गए हो उस पर ये चीज़ें लागू नहीं होगी, रिलेवेंट नहीं होगा। सेकंड थिंग, अगर ऐसा कुछ हो जाए कि ए पार्टी और ये क्या बी पार्टी दोनों ने कर लिया गठजोड़, क्या दिया भैया देख ये जो ई फॉर एविडेंस है ना ये हमें नहीं देना, ठीक है, पर्टिकुलर एविडेंस हमें नहीं देना,
ड्यूरिंग द कोर्ट प्रोसीडिंग। तो ये जो चीज़ें होंगी ना, ये भी क्या होंगी, दैट इज़ नॉट अ रिलीवेंट पार्ट, ठीक है, ये भी रिलीवेंट नहीं होंगी। और एक जो इसमें चीज़ आती है कि हमें क्या करना है, इसमें एक जो चीज़ दे रखी है एक्सप्लेनेशन में दे रखी है कि ये इम्पैक्ट नहीं करेगा सेक्शन 126 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसमें क्या कहते हैं 126 में कहता क्या है, ये कहता है कि जो हमारे जो अटर्नीज़ हैं उनके बारे में, कि वही जो प्लीडर्स हैं वो जो अगर एविडेंस वगैरह देंगे तो उसके बारे में, ठीक है, 126। अब उसके बाद में इसमें एक मैक्सिम आता है जो हमें यूज़ करना है, ठीक है। ये क्या मैक्सिम है, ये मैक्सिम क्या कहता है, ये मैक्सिम कहता है कि इंटरेस्ट रिपब्लिका, मैक्सिम क्या कहता है, ये मैक्सिम कहता है हमें कि इंटरेस्ट, जस्ट अ सेकेंड, ये मैक्सिम हमें कहता है कि इंटरेस्ट रिपब्लिका सेट एट फिनिश लिटियम, कि सरकार का जो है ना ये इंटरेस्ट होना चाहिए कि वो किसी भी वाद को है ना जल्दी से ख़त्म करे, मतलब कि बोझ नहीं बढ़े और फालतू के वाद वगैरह ना आए, दैट इज़ इट, ठीक है। ये हो गया हमारा सेक्शन नंबर 23 ख़त्म। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है, सेक्शन नंबर 24। अब यहाँ से पार्ट आता है हमारा कन्फेशंस वाला, ठीक है। सेक्शन नंबर 24 क्या कहता है, सेक्शन नंबर 24 कहता है कि ऐसा कोई भी कन्फेशन जो किस से आया हो, या तो इंड्यूसमेंट से आया हो या थ्रेट से आया हो, ठीक है, वो रिलेवेंट नहीं होगा। अब जैसे मान लो किसी भी व्यक्ति, ये व्यक्ति है बेचारा, ये छोटा सा व्यक्ति है, ठीक है, इस पर क्या किया, इसको डरा दिया, ठीक है, इसको इंड्यूस कर दिया, थ्रेट दे दिया, उससे इसको कह दिया कि ठीक है तू कन्फेस कर, तुझे कन्फेस करना पड़ेगा, तूने ऐसा किया है। और अगर इसने कन्फेस कर लिया तो जो भी चीज़ें होंगी ना वो क्या होंगी, वो रिलेवेंट नहीं होंगी, ठीक है। यही बताता हमें क्या सेक्शन नंबर 24। सेक्शन नंबर 24 कहता है कि कन्फेशन कोज बाय इंड्यूसमेंट से हो, थ्रेट से हो, या किसी वादे पे हो, प्रोमिस पे, व्हेन इररिलेवेंट इन द क्रिमिनल प्रोसीडिंग, वो रिलेवेंट नहीं होंगी, मतलब इररिलेवेंट होंगी क्रिमिनल प्रोसीडिंग के अंदर, ठीक है। अब क्या होता है कि इसकी मीनिंग क्या, कन्फेशन की मीनिंग ये है, जैसा कि दे रखा है इसमें, कन्फेशन का मीनिंग क्या है, एक टाइप ऑफ स्टेटमेंट है मेड बाय अक्यूज। कन्फेशन क्या, टाइप ऑफ स्टेटमेंट मेड बाय अक्यूज्ड और द एलिट पर्सन जो है या फिर अक्यूज है, वो बता रहा है सब्सटेंशियली फैक्ट के बारे में जो कि ऑफेंस से रिलेटेड है, ऑफेंस से कंस्टिट्यूटेड है। फैक्ट के बारे में बताया था मैंने, फैक्ट कब एविडेंस बनेगा, एविडेंस का कब जन्म होगा, पिछली क्लास में जाके देख लेना, उसमें पता लग जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या, ये कौन से फैक्ट्स के बारे में बता रहा है कि जो रिलेटेड है टू दी ऑफेंस, उसके बारे में अगर कुछ बता रहा है, दैट इज इसकी कन्फेशन है वो वाली, ठीक है। अब इसमें एक चीज और ये है क्या, कन्फेशन क्या होनी चाहिए, कन्फेशन जो है वो वॉलेंटरीली होनी चाहिए, ठीक है, मतलब नॉन वॉलेंटरी नहीं। वॉलेंटरी के मतलब अपनी इच्छा से दी हुई होनी चाहिए, कोई दबाव वबाव में नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तब तो रिलीवेंट होगी, अन्यथा वो नॉन रिलीवेंट होंगी। अब ये चीज़ें आती हैं कि भाई इतना सब कुछ हो गया, वाद चलेगा, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होंगी, तो बर्डन ऑफ प्रूफ इस पे किस पे लाई होगा, बर्डन ऑफ प्रूफ तो पता नहीं कहाँ से कहाँ तक आता है, जो कहाँ से 101 से लेके 114 कैसे प्रूफ होगा, किस पे जाएगा, क्या होगा, इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ यहाँ पे कहाँ लाई करेगा कि इंड्यूसमेंट हुई है कि नहीं हुई है, कि थ्रेट हुआ है कि नहीं हुआ है, ये करेगा एक्यूज के ऊपर, कि एक्यूज को प्रूफ करना पड़ेगा कि सर इन एक्चुअल ऐसा हुआ था, ठीक है। अब कन्फेशन के टाइप्स कितने होते हैं, कन्फेशन एक तो होता है कि भाई जुडिशियल कन्फेशन, एक होता है रिट्रैक्टेड यानी जिसको स्टॉप करेंगे भाई रुक जा, एक होता है एक्स्ट्रा जुडिशियल। जुडिशियल कन्फेशन मतलब कि ऐसी कोई भी कन्फेशन दैट इज बिफोर द मजिस्ट्रेट, मतलब ये हमारे कोर्ट है, ये जज साहब हैं, जज साहब के सामने आप कोई भी कन्फेशन दे रहे हो, दैट इज अ जुडिशियल कन्फेशन, ठीक है, वो क्या जुडिशियल कन्फेशन है। और इसका प्रोविज़न कहाँ दे रखा है, इसका प्रोविज़न हमें दे रखा है 164 में। 164 किसका दे रखा है, 164 ऑफ द CRPC। तो देखो ये उड़ के कहाँ चला गया, दूसरे आइसलैंड पे चला गया, मतलब CRPC पे चला गया, ठीक है। बता रहा ना कि तेरा मुझसे पहले का नाता कोई, 164 किसके, CRPC से। जुडिशियल जो है मतलब जुडिशियल कन्फेशन के बारे में बता रखा है 164 CRPC के अंदर, ठीक है। अब उसके बाद में क्या होता है कि रिट्रैक्टेड कन्फेशन जो होती है उसका ये मतलब है कि वही जो मैंने एस्टोपल वाला बताया था कि ये भाई साहब हैं एक, ठीक है,
इन्होंने कोर्ट में पहले कह दिया कि हाँ साहब मैंने देखा था, ऐसा ऐसा हुआ था, ये इतने इतने लोग आए थे, इन्होंने ऐसा ऐसा किया था, लेकिन बाद में कहता नहीं भाई साहब मैंने तो बिल्कुल ऐसा नहीं कहा, या फिर मैंने ये जो कोर्ट के सामने भी कहा है ना, ये जो कन्फेशन करी है ये किसी दबाव वगैरह में करी है, वैसे करी है कोर्ट के सामने, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, उसको कर देंगे रिट्रैक्टेड कन्फेशन। अपनी बात से भैया तुम पीछे नहीं हट सकते, ठीक है, बात से पीछे हटना, रिट्रैक्टेड का मतलब बात से पीछे हटना, पीछे हटना, ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। ये इसका केस लो था, एक अब्दुल घानी वर्सेस स्टेट का केस था। अब एक कह रहा है कि जो रिट्रैक्टेड कन्फेशन है विदाउट इंडिपेंडेंट कोरोबरेशन कैन नॉट सस्टेन इन कन्विक्शन, मतलब कि रिट्रैक्टेड से चीज से, रिट्रैक्टेड कन्फेशन से उसको आप सजा नहीं दे सकते जब तक कि उसकी कोरोबरेशन ना हो, इंडिपेंडेंट कोरोबरेशन ना हो चीज़ों की। ये क्या था, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस बरार, ठीक है। अब कहते हैं कि ये जो रिट्रैक्टेड कन्फेशन है ये कब सोल ग्राउंड बन सकता है, रिट्रैक्टेड कन्फेशन कब सोल ग्राउंड बन सकता है, किसका, कन्विक्शन का। तो कन्विक्शन का सोल ग्राउंड ये कब बन सकता है, द कोर्ट इज रिक्वायर्ड टू एग्जामिन वेदर द कन्फेशन स्टेटमेंट वाज वॉलेंटरली, तो कोर्ट ये देखेगा कि जो कन्फेशन स्टेटमेंट है वो उसने क्या वॉलेंटरली दी थी, अपनी इच्छा से दी थी। इन अदर वर्ड्स व्हेन द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट रिट्रैक्टेड कन्फेशन इज ट्रू एंड वॉलेंटरली, मतलब अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाए कि ये जो इसने कन्फेशन दी है रिट्रैक्टेड ये ट्रू है प्लस वॉलेंटरली, टी प्लस वी है, ठीक है, नॉट टी वी प्लस एस, नहीं, दैट इज टी प्लस वी, मतलब कि वो जो कन्फेशन दी है रिट्रैक्टेड वो ट्रू होनी चाहिए और वॉलेंटरली होनी चाहिए। ऐसा किसको लगता है, ऐसा कोर्ट को लगे, तभी क्या होगा, उससे हम क्या कर सकते हैं, सोल कन्विक्शन कर सकते हैं, ठीक है। इसका केस है के आई पवन्नी वर्सेस असिस्टेंट कलेक्टर का केस था ये वाला, ठीक है। अब एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन का मतलब क्या है, नाम से पता लग रहा है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, ठीक है, उसकी एविडेंशियरी वैल्यू क्या होगी। ये क्या है कि इट इज अ रूल ऑफ कॉशन दैट द कोर्ट वुड जनरली लुक फॉर द इंडिपेंडेंट रिलायबल कोलैबोरेशन बिफोर प्लेसिंग द रिलायंस अपॉन एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, मतलब कि कोई भी एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है उस पर क्या कोर्ट बिलीव करेगा, अगर भैया कर भी ले तो उसको कोरबोरेट किया जाएगा, क्या किया जाएगा, कोरबोरेट, मतलब अच्छा ये है इसको इससे मिला के देखो क्या निकल रहा है, कुछ निकल रहा है, हाँ ठीक है, तो फिर हो सकता है रिलेटेड फैक्ट्स हैं तो, ठीक है। फिर इट इज नो डाउट ट्रू दैट एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन बाय इट्स वेरी नेचर इज रैदर एट वीक टाइप ऑफ एविडेंस। अब अगर मैं बात करूं कि एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन ये क्या है, ये वीक टाइप ऑफ एविडेंस है, WTE है, ये वीक टाइप ऑफ एविडेंस है, इस पर इतनी जल्दी रिलाई नहीं किया जा सकता जब तक कि क्या ना हो, इसका कोरबरेशन ना हो फ्रॉम अदर रिलायबल एविडेंस ऑन रिकॉर्ड, जब तक कि क्या ना हो, इसका कोरबरेशन ना हो अदर रिलायबल एविडेंस से जो कि रिकॉर्ड पे है। अगर हमने एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन को हमने क्या कर लिया, कोरबरेट कर लिया उन चीज़ों से जो कि हमारे पास ऑलरेडी हैं, ऑलरेडी रिकॉर्ड में है, और उनसे रिलेटेड आ जाए कोरबरेट के बाद अगर आता तो फिर कह सकते हैं यस वी कैन, ठीक है। अब रिट्रैक्टेड एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन की एक चीज़ और देख लेते, रिट्रैक्टेड एक्स्ट्रा जुडिशियल, डीप में जाएंगे। रिट्रैक्टेड एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, रिट्रैक्टेड एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, REJC, ठीक है। A retracted extrajudicial confession has a such no value except as a reassurance when reliable evidence, इसके बस इतना ही वैल्यू है कि रीअश्योरेंस है ये वाली, ठीक है, इसका क्या है, केवल रीअश्योरेंस है। अब क्या रीअश्योरेंस, व्हेन रिलायबल एविडेंस हैज ऑलरेडी बीन एड्यूस्ड बाय द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव द गिल्ट ऑफ द एक्यूज, रीअश्योरेंस है अब क्या कि एक रिलायबल एविडेंस आ जाए, इस पे प्रोसिक्यूशन दे दे कि भैया इस व्यक्ति ने, एक्यूज ने ऐसा ऐसा किया, इसका एविडेंस आ जाए और कोर्ट सेटिस्फाई हो जाए, तब तो हो सकता है, ठीक है। यही था हमारा क्या, सेक्शन नंबर 24, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जस्ट अ सेकेंड, हम आते हैं अब 24 हो गया हमारा, हाँ अब आते हैं सेक्शन नंबर 25 एंड 26, सेक्शन नंबर 25 एंड 26 कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर, ठीक है। सेक्शन नंबर 25 क्या कहता है हमें, सेक्शन नंबर 25 कहता है कि कोई भी जो कन्फेशन है, क्या कहता है कि कोई भी कन्फेशन है, कोई भी जो कन्फेशन है, कहाँ पे,
कोई भी कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर, किसको दिया आपने, पीओ, पुलिस ऑफिसर को दी, ठीक है। इसको हम क्या नहीं कर सकते, प्रूव नहीं कर सकते, ठीक है, मना कर दिया, मतलब नॉट प्रूव, हम उसको प्रूव नहीं कर सकते। किसको नहीं प्रूव कर सकते, कोई भी कन्फेशन बिफोर द पुलिस ऑफिसर वी कैन नॉट प्रूव, ठीक है। अब यही बता रहा है कि वो रिलीवेंट नहीं होंगी जो भी आपने पुलिस ऑफिसर के सामने कन्फेशन दी है, दैट मीन्स कैन नॉट बी प्रूव अगेंस्ट द एक्यूज, ठीक है, हम एक्यूज के अगेंस्ट उसको प्रूव नहीं कर सकते। अब देखिए सीधी सी बात है, कोर्ट क्या समझता है इस केस में, कोर्ट क्या समझता है कि भाई ये है पुलिस ऑफिसर, ठीक है, इनको देख के व्यक्ति वैसे ही क्या कर जाएगा, हल्का सा डर जाएगा, बिकॉज जब भी व्यक्ति कानून से रिलेटेड किसी पर्सन के पास में होता है हु इज़ ऑथेंटिक, ठीक है, तो उसमें क्या करेगा, वैसे ही डर जाता है, वो वर्दी देख के ही डर जाएगा, ठीक है। और हो सकता है कि इसे डरा दिया गया हो, डरा धमका के कोई से कन्फेशन ले लिया गया हो या ड्रम में दे दिया हो, तो उस चीज़ में इसको कहते हैं कि नहीं भैया ये चीज़ें रिलीवेंट नहीं मानी जाएंगी, ठीक है। यही अपना सेक्शन नंबर 25 कहता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहता है। फिर हम आते हैं सेक्शन नंबर 26। सेक्शन नंबर 26 कहता है कि कन्फेशन इन पुलिस कस्टडी नॉट प्रूव अगेंस्ट एक्यूज। वही चीज़ है कि एक तो पुलिस के सामने दी और एक आपने पुलिस कस्टडी में दी। पुलिस कस्टडी में वही है कि भैया आप पुलिस कस्टडी में हो और पुलिस वाले बहुत सारे हैं और आप डर गए उन्हें देख के, ठीक है, और डर में आपने कोई कन्फेशन दे दी या फिर डरा धमका के कोई कन्फेशन ले ली, तो वही बात आ रही है, कोई भी जो कन्फेशन पुलिस कस्टडी में आएगी वो प्रूव नहीं होगी अगेंस्ट द एक्यूज। यही बता रहा हमारा सेक्शन नंबर 26 कि कन्फेशन बाय द एक्यूज व्हेन इन द कस्टडी ऑफ द पुलिस इज नॉट प्रूव्ड अगेंस्ट हिम, उसके अगेंस्ट प्रूव नहीं होगी, ठीक है। अब इसकी क्या है एक्सप्लेनेशन है कि इस सेक्शन में मजिस्ट्रेट डज नॉट इंक्लूड द हेड ऑफ द विलेज और डिस्चार्ज मजिस्ट्रेशियल फंक्शंस। अब इस केस में क्या है, इसको 26 की डेफिनेशन पढ़ लो एक बार इसकी बेरक की, नो कन्फेशन मेड बाय अ पर्सन विल्स्ट ही इज इन कस्टडी ऑफ द पुलिस ऑफिसर। मतलब कि कोई भी बंदा अगर कस्टडी में है, कस्टडी में किसकी, पुलिस ऑफिसर की, पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में उसने कोई कन्फेशन दे दिया, ठीक है, वो क्या होगा, रिलीवेंट नहीं होगा अनलेस इट इज मेड इन द इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ द मजिस्ट्रेट। लेकिन अगर ये क्या कर दे, इमीडिएट प्रेजेंस, आईपी, नॉट आईपी एड्रेस बट आईपी, इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ द मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट साहब की अगर प्रेजेंस में ऐसा कुछ उसने दे दिया ना, तो वो क्या होगा, वो प्रूव हो सकता है उस पर्सन के अगेंस्ट, तो शैल बी प्रूव्ड, प्रूव अगेंस्ट मेकर। मेकर कौन सा, मतलब उस मेकर के अगेंस्ट प्रूव हो सकता है जिस बंदे ने क्या किया है, कन्फेशन दी है। दोबारा समझो कि जस्ट अ सेकंड यार, और पतला कर लो इसको, ठीक है, कि ये एक बंदा है ए, ठीक है, ही इज इन कस्टडी ऑफ द पुलिस ऑफिसर, ठीक है। अब इसने क्या किया, कुछ कन्फेशन दिया, ठीक है, उस टाइम तो वो क्या होगा, NR, नॉट रिलेवेंट। लेकिन अगर ये कन्फेशन कौन, मजिस्ट्रेट साहब भी है वहाँ पे, ठीक है, बैठे हैं, उनके सामने दे दिया, तो क्या हो सकता है, वो शैल बी प्रूव्ड अगेंस्ट द पर्सन। तो फिर उस केस में क्या होगा, SBR, शैल बी पी, SBP मतलब शैल बी प्रूव्ड, प्रूव्ड हो जाएगा किसके अगेंस्ट द मेकर, जो मेकर है कन्फेशन का, ठीक है, यही बात बता रहा है। अब मजिस्ट्रेट का मतलब ये नहीं है कि मजिस्ट्रेट इंक्लूड करे कोई भी जो प्रेसिडेंसी फोर्स वगैरह जो दे रखे हैं उसके बारे में, तो ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है हमारे लिए, ये जो नीचे बता रखा है मजिस्ट्रेट नॉट इंक्लूड, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना मैंने बताया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 25 और 26 हमारा कंप्लीट। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 27 to 30। 27 क्या कहता है, 27 कहता है कि डिस्कवरी ऑफ द थिंग्स फ्रॉम कन्फेशन, ठीक है, कि डिस्कवरी ऑफ द थिंग्स फ्रॉम कन्फेशन, कि कन्फेशन से क्या हो गया है, जस्ट अ सेकेंड, कन्फेशन से क्या हो गया, कोई भी चीज़ डिस्कवर हो गई, तब क्या होगा, अगर कन्फेशन से जैसे मान लो कि ये लड़का है, इसने किसी की हत्या की थी या मर्डर किया था, इसने कन्फेशन में बता दिया कि साहब मैं यहाँ से ये फ़लानी बंदूक लेके आया था और इस बंदूक को मैंने यूज़ करने के बाद में ये जो ये नाला बहता है, इस बहते नाले में मैंने इस लोकेशन पे इसको डाल दिया था। अगर पुलिस जाके वहाँ से ये बंदूक अगर रिकवर कर लेती है या फिर
और ये दूसरी कोई चीज़ बता दे कि साहब ऐसा है कि जो मेरे कपड़े थे जो मैंने उस टाइम पहने थे जिन पे खून के दाग लग गए थे वो मैंने ज़मीन में यहाँ पे पिट खोद के उसमें गाड़ दिए थे, ठीक है, वो भी अगर निकल जाता है दैट इज़ अ डिस्कवरी ऑफ थिंग्स। अगर कोई भी चीज़ पुलिस क्या करे कन्फेशन से अगर डिस्कवर कर ले तो दैट इज़ रिलीवेंट और यूज अगेंस्ट द पर्सन। यही बता रहा है सीधा सीधा, और इसके अलावा ये कुछ नहीं बता रहा है, ठीक है। इसमें डॉक्ट्राइन कौन सा यूज़ होगा, डॉक्ट्राइन ऑफ कन्फर्मेशन। मतलब डॉक्ट्राइन ऑफ कन्फर्मेशन कैसे यूज़ हुआ कि भाई पुलिस ने क्या किया, सबसे पहले उससे कन्फेशन, उसने कुछ स्टेटमेंट बताई एक्यूज ने रिलेटेड टू दी ऑफेंस के फैक्ट्स के बारे में, ठीक है। ये क्या है एक्यूज, इसने क्या बताया ऑफेंस के फैक्ट के बारे में, पुलिस को बताई कन्फेशन स्टेटमेंट दी। पुलिस क्या करती है जाती है और डिस्कवर कर लेती है कुछ फैक्ट्स को। अब अगर जो डिस्कवरी होगी फैक्ट्स की तो वो तो रिलेटेड है, और किसके अगेंस्ट यूज हो जाएंगे, यूज अगेंस्ट दिस पर्सन, ही इज वन द एक्यूज। यही तो बता रहा है, ठीक है, और कुछ नहीं करा ये, बस यहीं पे खत्म है हमारा ये सेक्शन, ठीक है। एक चीज़ और ये कहता है कि अगर क्वेश्चन आता है कि रिकवरी हो जाए वेपन की जो अनदर केस से, जैसे मान लो कि कोई हैबिचुअल ऑफेंडर है, ठीक है, कोई हैबिचुअल ऑफेंडर है क्राइम करने के लिए, उसने क्या किया कि वो एक हत्या उसने पहले की थी, ठीक है, फिर एक हत्या इसने अब कर दी। अब इसने क्या किया कि जो इसने स्टेटमेंट दी पुलिस को उसमें इसने बता दिया कि यहाँ पे मैंने हथियार फेंका था। अब हो सकता है कि जहाँ पे इसने हथियार फेंका था वहाँ से एक हथियार और रिकवर हुआ हो, और वो जो हथियार है वो H1 हत्या जो पहली थी उससे रिलेटेड हो, तो ऐसा कुछ हो गया तब भी वो जो एक्यूज़ है उसके अगेंस्ट में इसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये बात बता रहा है बस ये। तो हमारा सेक्शन 27 कंप्लीट। हम आते हैं सेक्शन नंबर 28 पे। जो सेक्शन नंबर 28 कहता है कि अगर हमने जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं किसके सेक्शन नंबर 24 के, उसको हमने अगर हटा दिया तब जो चीज़ आएगी वो फिर रिलेवेंट होंगी, उसको हम यूज़ कर सकते हैं, रिलेवेंट एंड यूज़ अगेंस्ट एक्यूज्ड, मतलब एक्यूज के अगेंस्ट उसको हम उस टाइम यूज़ कर सकते हैं। सेक्शन नंबर 24 मैंने क्या बताया था, सेक्शन नंबर 24 मैंने यही तो बताया था कि अगर हमने किसी की भी क्या कर ली स्टेटमेंट आ गई, मतलब कन्फेशन आ गई ऑन द इंड्यूसमेंट, ठीक है, थ्रेट दे दिया तुमने कोई उसको, या फिर और किसी तरीके से डरा धमका के कुछ भी ले ली स्टेटमेंट, तो वो रिलेटेड नहीं थी। लेकिन ये 28 कह रहा है कि देखो भाई सीधी सी बात है, अगर मैं 24 में से ये इंड्यूसमेंट और थ्रेट वाले शब्द ये जो हटा देता हूँ उसके बाद में क्या बचता है, अगर उसके अलावा कोई कन्फेशन दे के चीज़ें हो जाएं, ठीक है, तो वो रिलेवेंट होंगी एंड यूज़ अगेंस्ट दिस पर्सन, ये सेक्शन नंबर 28 बताता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगी कन्फेशन वो रिलेवेंट हो जाएगी और उसके अगेंस्ट यूज हो सकती है। फिर आते हैं सेक्शन नंबर 29। सेक्शन नंबर 29 कहता है कि प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी या फिर इंटॉक्सिकेट कंडीशन में आपने कोई कन्फेशन दे दियो, वो चीज़ें क्या होंगी, वो रिलेवेंट होंगी चीज़ें। कैसे, जैसे मान लो कि ये एक फ्रेंड है आपका, ठीक है, और ये आप हो, आप बहुत एक्साइटेड हो, अब आपने क्या कर दिया कि रंगीन पानी लेने के बाद, रंगीन पानी ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये लेने के बाद आपने क्या किया, आपने बता दिया इसको, देख भाई ऐसा ऐसा है, मैंने ये किया था और इस साल में ऐसा किया था और इस बार मैंने ऐसा कर दिया रिलेटेड टू द क्राइम और द ऑफेंस, तो वो क्या होगी, ठीक है। और आपने कहा कि तू सीक्रेट रखियो, किसी को मत बताइए, अब इसने जाके बता दिया तो ये क्या होगी, ये चीज़ें उसके रिलेवेंट हो जाएंगी, उससे अपोजिट में आ जाएंगी चीज़ें। ये तो इंटॉक्सिकेशन कंडीशन में आ गया। अब प्रॉमिस के उसमें क्या, जैसे मान लीजिए कि ये पुलिस ऑफिसर है, ये पुलिस ऑफिसर है, ठीक है, इन्होंने, आप हो एक्यूज्ड, आपने इन्हें बता दिया कि सर ठीक है आप इसको सीक्रेट रखना इस चीज़ को, और ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी के बेसिस पे भी अगर कोई स्टेटमेंट ले लेते हैं तो वो भी रिलीवेंट होती है। आप ये नहीं कह सकते कि प्रॉमिस की सीक्रेसी के बेसिस पे मैंने नहीं बताया था, ठीक है। यही बताता हमारा सेक्शन नंबर 29, ठीक है। ये कहता है कि अगर प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी में किया या फिर कंसिक्वेंस ऑफ डिसेप्शन में कर दिया, या वो ड्रंक था, ठीक है, और आंसर टू द क्वेश्चंस विच ही नीड नॉट टू बी आंसर्ड, और उसने वैसे क्वेश्चंस का आंसर कर दिया जिसका उसे जवाब नहीं देना था, फिर कहते कि नहीं साहब तो नहीं भैया ये आपके अगेंस्ट में यूज हो सकती है, ठीक है। तो अब क्या, फिर वो ये कहते कि भैया उसे वारन नहीं किया गया था, मतलब उसे वार्न नहीं किया गया था कि ये चीज़ें आपके अगेंस्ट में यूज हो सकती हैं, किसके, एक्यूज़ में, अगर वो ऐसा कहता है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें के क्वेश्चंस क्या हैं, वो कुछ भी हो वो रिलेवेंट नहीं होंगे,
ठीक है, यही ये बता रहा है। अब इसमें जो कन्फेशन वाली चीज़ें हैं, इसको हम किसके साथ में नाता जोड़ सकते हैं? इसका नाता जुड़ेगा 313 एंड 164 CRPC। ठीक है, 313 एंड 164 ऑफ दी CRPC। ओके, अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 30 पे। सेक्शन नंबर 30 को मैंने लिखा नहीं, इसका जो नाता जुड़ेगा, नाता NTA, नाता किससे जुड़ेगा? हम जोड़ सकते हैं सेक्शन नंबर 10, दैट इज द रूल ऑफ एजेंसी। रूल ऑफ एजेंसी जोड़ सकते हैं। ठीक है, ये बहुत सारे हैं कंस्पायरेटर यहाँ पे, तो वही है यहाँ पे। क्या जॉइंट ट्रायल? जॉइंट ट्रायल में कौन होगा भाई? एक से ज़्यादा ही तो होंगे, A + B + C हो सकते हैं। तो ये क्या कह रहा है सेक्शन नंबर 30 में? सेक्शन नंबर 30 कह रहा है कि अगर एक जॉइंट ट्रायल है, उसमें A B C तीनों हैं, और A ने अगर कोई कन्फेशन दे दी, ठीक है, जिसमें B और C का भी रोल आ रहा है, तो वो यूज हो सकती है एज, ठीक है, एज इन टर्म्स ऑफ द ऑफेंस के टर्म्स में, किनके अगेंस्ट? A और B के अगेंस्ट भी यूज हो सकती है। यही चीज़ें बता रहा है हमारा सेक्शन नंबर 30, इसके अलावा कुछ नहीं बता रहा है। ठीक है, अब ऑफेंस में जो इसमें यूज़ किया गया है शब्द, ऑफेंस का क्या? ऑफेंस एज यूज इन दिस सेक्शन इंक्लूड्स अबैटमेंट और अटेम्प्ट और कमिट। ठीक है, अब जो ये सेक्शन है 30, इसके अंदर जो यूज़ किया गया ऑफेंस, तो इसमें क्या क्या आएगा? अगर ऑफेंस चाहे वो अबैटमेंट का हो, ठीक है, या फिर वो चाहे अटेम्प्ट टू कमिट हो, ठीक है, और क्या करें, तो ये सारी चीज़ें क्या आएंगी? ये आ जाएंगी हमारी ऑफेंस में आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं, एक इलिस्ट्रेशन देख लेते हैं इसकी, क्योंकि ये अच्छा सेक्शन है, इससे आते हैं। इलिस्ट्रेशन का क्या है कि A एंड B आर जॉइंटली ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ C। वही मैंने जो बता दिया वही वाला है, तो क्लियर है। ठीक है, B में आ जाओ, इलिस्ट्रेशन B में। इलिस्ट्रेशन B क्या कहता है? A इज ऑन हिज ट्रायल फॉर द मर्डर ऑफ C। A को क्या करा जा रहा था? ट्रायल किया जा रहा था इस कोर्ट में C के मर्डर के लिए। C जो है विक्टिम है, ठीक है, C के मर्डर के लिए। अब क्या होता है? देयर इज एविडेंस टू शो दैट C वाज मर्डर्ड बाय A एंड B सेड दैट। अब क्या कहते हैं कि एक एविडेंस आ गया कि जो इसका मर्डर हुआ है C का, वो A + B ने किया है, A + B ने किया है। और B ने जो स्टेटमेंट दी, उसने कहा कि भैया I + A, मतलब I मतलब ये जो B है और A, इन दोनों ने मिलकर क्या किया? इसको ऐसे समझो, I + A जॉइंटली मर्डर्ड C, ये बताया। तो ये स्टेटमेंट क्या है? दिस स्टेटमेंट मे नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन बाय द कोर्ट अगेंस्ट A एज B नॉट बीइंग जॉइंट ट्राइटली। ठीक है, अब इसमें क्या, इसमें इसकी जो स्टेटमेंट है B की, क्या वो A के अगेंस्ट यूज हो सकती है? वो नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि ये जॉइंटली ट्रायल नहीं हो रहे हैं। अगर ये जॉइंटली ट्रायल होगी, देखो सीधी सी बात समझो, किसकी कन्फेशन किसके अगेंस्ट आ सकती है? अगर A और B ने दोनों ने मारा है और दोनों जॉइंट ट्रायल हैं, जॉइंट ट्रायल हो रहा है, तो उस केस में तो रिलीवेंट हो जाएगी। इफ नॉट देन कैन नॉट, तब उसको हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, यही चीज बता रहा है ये वाला। A statement of an accused would be admissible against the co-accused only in terms of Section 30 Evidence Act. Such statement of co-accused is required to be corroborated. ठीक है, अब क्या है कि क्या हम केवल सिंगल A और B की चल रही है ट्रायल, ठीक है, क्या हम B की बात को मान के ही इसको कन्विक्ट कर देंगे? ये को नहीं। इसके लिए देखो सीधी सी बात है, इसका कोरोबोरेशन होना जरूरी है। भाई हो सकता है कि ये दुश्मनी भी निकाल रहा हो, ठीक है भाई, तेरे मेरे पहले से दुश्मनी, चल दोनों ने मिलके कुछ कर लिया हो, लेकिन तुझे तो मैं फंसाऊंगा कि हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो इसका क्या, ऐसी धारणाओं को दूर करने के लिए कोरबोरेशन किया जाएगा किसकी स्टेटमेंट का? स्टेटमेंट ऑफ बी का। उसके बाद में अगर कुछ चीज़ें निकल के आती हैं, ठीक है, तो फिर क्या होंगी? वो रिलेवेंट होंगी। और किससे करेंगे कोरबोरेशन? कोई भी इंडिपेंडेंट विटनेस जो होगा, ठीक है, इंडिपेंडेंट एविडेंस होगा, उससे हम इसको कोरबोरेट करेंगे। और ये कहाँ पे आया था? ये आया था स्टेट, कौन सा स्टेट? स्टेट ऑफ MP, MP सर, स्टेट ऑफ MP वर्सेस मुकेश। देखा, एक वो आया था ना, कौन सा था, जिसमें कहता था क्या नाम आपका? MP सर। कहाँ से बिलोंग करते हो? MP सर। क्या चाहिए? मैं MP सर। तो वही, इसको ऐसे याद रखो, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ MP, स्टेट ऑफ MP, स्टेट ऑफ MP वर्सेस मुकेश।
मुकेश कहाँ से बिलोंग करता था? एमपी से बिलोंग करता था। और मुकेश का कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा वैसे कुछ हुआ होगा, और मुकेश किसी एम और के साथ में सिस्टम था, दोनों का अगर जॉइंटली ट्रायल हुआ है, लेकिन उसके बाद भी जो स्टेटमेंट है किसकी, अगर मुकेश की मान के चलूँ तो रमेश, अगर कोई मान लो, एज्यूम कर लो कि रमेश है, तो रमेश के अगेंस्ट उसकी स्टेटमेंट तभी यूज़ होगी जब कॉरबोरेट हो जाएगी। ठीक है, यही चीज़ें बता रहा है। ओके, धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो और भैया अब अच्छा लगा है तो क्या करना है आपको? लाइक करनी है वीडियो, शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मैं बिल्कुल फ्री चला रहा हूँ ये, और फ्री चलाने का यही आशय है कि सभी भाइयों को नॉलेज बटे। ठीक है, और खासकर उनको कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते फीस स्ट्रक्चर्स वगैरह। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, तो भाई सब्सक्राइब तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और कोई चीज़ आपको लगती है कि अच्छी है या फिर कोई गलती रही है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट टाइम उसे इम्प्रूव करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।